Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. How are you all? I am your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, हमने चैप्टर 8 वर्ल्ड पॉपुलेशन लास्ट टाइम डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. आइए अब बोर्ड की तरफ चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने पिछले लेक्चर में पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ये चीजें डिस्कस की थी. आगे चलने से पहले देयर आर 2-3 टर्म्स व्हिच वी नीड टू नो. ऐसी 2-3 टर्म्स हैं जिनका हमें जानना बहुत जरूरी है. बर्थ रेट. क्या है बर्थ रेट? बताइए. ओके, लेट मी टेल यू. It is the frequency of live births in a given population calculated as annual number of live births per 1000 inhabitants. क्या बोला? Okay, let me explain in simple language. Birth rate किसी भी कंट्री का annually calculate होता है और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं per 1000 people of that population. For example, पाकिस्तान का birth rate 29.8 per 1000 है as of 2016. इसका मतलब है कि in comparison to 1000 people, 29.8 people are born, approximately आप इसको 30 कर लीजिए, every year. Now, it is per 1000 every year. Death rate. Death rate is the number of deaths in a particular population scaled to the size of that population per unit time. इसको भी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट्स द सेम थिंग. ये बर्थ रेट पैदाइश का रेट है, ये डेथ रेट मरने का रेट है. इसको भी एक्सप्रेस पर 1000 पॉपुलेशन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको यूजुअली एनुअली लिया जाता है. 7.5 per 1000 मतलब 7.5 in comparison to 1000 people या 7.5 people die out of 1000 people annually in Pakistan. और ये भी पाकिस्तान का डेथ रेट एज ऑफ 2016 है. आप कुछ नोटिस कर रहे हैं कि बर्थ रेट कितना हाई है और डेथ रेट कितना कम है. इस फैक्टर को हम आगे डिस्कस करते हैं. अब तीसरी टर्मिनोलॉजी जो जानना जरूरी है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब कि कितनी लंबी जिंदगी होती है एक एवरेज इंसान की एक कंट्री के अंदर. अब इट इज अ मेजर ऑफ टाइम एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव बेस्ड ऑन बर्थ ईयर, करंट एज एंड अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेंडर. अब ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म कितनी देर जिंदा रह सकता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स. बर्थ ईयर, कौन सा किस साल पैदाइश हुई. करंट एज, अभी क्या उम्र है. अदर फैक्टर्स लाइक जेंडर, मेल है फीमेल है, इससे पिछले साल में इस सेम डेमोग्राफिक्स, मतलब इन सब फैक्टर्स के साथ जो फीमेल्स थी वो कितनी डाई हुई या कितने मेल्स डाई हुए या कितनी फीमेल्स पैदा हुई या कितनी फीमेल्स मेल्स पैदा हुए. इन सब चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रख के उनका पैटर्न देख के ओवर द पास्ट ईयर्स फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसको हम डिड्यूस करते हैं या हम उसको प्लान करते हैं. ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कितनी देर जिंदा रह सकता है. अब जिंदा रहने में अदर फैक्टर्स में जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी आते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी आते हैं. कंट्री कौन सा है, उसकी जगह कैसी है, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसकी हेल्थ फैक्टर्स, वहाँ कोई डिजीज तो नहीं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं. क्यों? क्योंकि आज से हजारों साल पहले इंसान कम थे, फूड ऑब्वियसली ज्यादा था, जियोग्राफिकली लोग इतने अर्बनाइज नहीं हुए थे, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी पोल्यूशन नहीं थी, तो लोग ज्यादा देर जिंदा भी रहते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब लोग सेटल होना शुरू हुए, एग्रीकल्चरल वे से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए, तो हर चीज का कोई ना कोई फायदा और साथ साथ कोई ना कोई नुकसान था. सो ये सारे फैक्टर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक इंसान या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी, एक जानदार कितनी देर जिंदा रह सकता है. अब the table you are seeing on your screen shows the birth rate, the death rate and the life expectancy in few countries, जिसमें majorly जापान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया they are given. अगर आप गौर से इस टेबल को देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि चाइना और जर्मनी में बर्थ रेट कम है और पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादा है. ऐसा क्यों है? Can you think of those reasons? Right. Obviously, उस कंट्री की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बाकी फैक्टर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं
on the birth rate, death rate and the life expectancy. One more question. The average person in Pakistan can expect to live 20 years more than countries with low life expectancy. अब ये जो countries जिनकी हम बात कर रहे हैं, they are mostly some African countries. यहाँ पे ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में एक बंदा 20 साल ज्यादा जी सकता है as compared to a person in any or in few of the African countries. ऐसा क्यों है? Let me bring it to your notice कि ये वो African countries हैं जहाँ पे 1990s में AIDS, HIV prevail किया था. So obviously एक disease के prevail करने की वजह से एकदम से death rate ज़्यादा हो जाता है क्योंकि better facilities नहीं है वहाँ पे, ना health care facilities हैं. उस वक्त AIDS was a new disease, उसका इलाज भी नहीं था, लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था. That's why the life expectancy in that region over that time period in Pakistan was better as compared to the other African countries. Now, factors affecting population growth. Population growth, हमारी आबादी का बढ़ना. पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि why do you think Karachi is densely populated? अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपने उसका जवाब सोचा? Right. कराची डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए है क्योंकि कराची पाकिस्तान के लिए एक बिजनेस हब है. वो कैसे? ज्यादातर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की जो हैं वो कराची में हैं. कराची इज नियर द सी पोर्ट वहां पे है, ट्रांसपोर्टेशन मेजर वहां पे होती है. तो जब इंडस्ट्रीज और उनके कॉर्पोरेट हेड ऑफिसेज वहां ज्यादा होंगे तो मोर एम्प्लॉयमेंट इज इन कराची. तो जब लोगों को ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है काम की या जॉब मिलती है तो ऑब्वियसली लोग वहीं जाके सेटल डाउन होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए लोगों की सेटलमेंट वहां ज्यादा होती है जहां पे उनके लिए बेटर लाइफस्टाइल या बेटर जॉब या बेटर इकोनॉमिक गेन होता है, जहां पे वो आसानी से रह सकते हैं, बेहतर तरीके से रह सकते हैं. इंसान वहां रहना पसंद करता है. अब हम कंटिन्यू करते हैं कि विद द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ. हमने बर्थ रेट देखा, डेथ रेट देखा. अब बर्थ रेट ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री का हाई होगा तो इसका मतलब है कि एज कंपेयर टू द डेथ रेट, इसका मतलब है कि वहां पे जो लोग पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा हैं बनिस्बत उन लोगों के जो मर रहे हैं. अब डेथ रेट में दे कैन बी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व कि वहां के हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहां की पॉवर्टी कैसी है, लोग ज्यादा गुर्बत तो नहीं फैली हुई, अगर ज्यादा गुर्बत है तो लोगों के पास खाना है या नहीं है, पानी है या नहीं है. सो ये फैक्टर्स आपके डेथ रेट को इफेक्ट करते हैं. इसी तरह बर्थ रेट में भी We talk about live births. आप में से किसी ने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि मिस आपने बर्थ रेट बताया तो उसमें आपने लाइव बर्थ्स की बात की. Obviously, there are people who are born dead. So we only consider birth rate या birth rate calculate करने के लिए हम सिर्फ live births को consider करते हैं. So that dying rate of the newly born is a factor for birth rate. उसके अलावा medical facilities, they are important. Then we talk about कि birth rate से where does it lead? Birth rate obviously leads to overpopulation. और जिस भी country का birth rate उसके death rate से ज्यादा है उस country में ये problem है which is overpopulation. इसको आगे हम further detail में discuss करते हैं. अब हम दोबारा population growth की बात करते हैं. हमने birth rate और death rate की बात कर ली. Migration. जब एक मुल्क में बाहर से लोग आके settle down करेंगे तो जाहिरी सी बात है the number of people living in that country will increase. जो लोग वहां पे रहना शुरू कर देंगे तो citizens का नंबर इंक्रीज कर जाएगा. एजुकेशन एंड अवेयरनेस. मोस्टली लोगों को इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चीज है. तो जब तक ये एजुकेशन और अवेयरनेस इंक्रीज नहीं होगी तब तक इट्स गोइंग टू अफेक्ट the population growth badly. Then we talk about food. Obviously अभी हमने death rate की बात की. जब हम बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन की तो ओवर पॉपुलेशन में फूड एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा या माइग्रेशन की वजह से भी. जब नंबर ऑफ पीपल इन अ लिविंग एरिया इन अ एरिया विल इंक्रीज तो वहां पे जो फूड है जो उन लोगों को केटर करता है वो तो नहीं बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह पे 100 लोग रहते हैं
और वहाँ पे जितना भी फूड उगाया जा रहा है वो उन 100 लोगों को केटर करता है, अगर वहाँ पे एकदम से 200 या 400 लोग आ जाएंगे तो उन 100 लोगों के लिए भी खाना कम पड़ जाएगा. सो इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर. हेल्थ केयर फैसिलिटी डायरेक्टली हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स, हमारी बर्थ रेट और हमारे डेथ रेट को इफेक्ट करती है. अगर एक कंट्री के हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स या वहाँ पे फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो डेथ रेट भी इफेक्ट होगा और बर्थ रेट भी इफेक्ट होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. हमारे मुल्क की मईशत कितनी मजबूत है या कितनी लो है, क्योंकि अगर कंट्री खुशहाल होगा तभी वो अपने मुल्क के रहने वालों के लिए पैसा जनरेट कर सकता है, फूड जनरेट कर सकता है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे सकता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर कर सकता है. सो इट प्लेज अ पिवटल रोल. अब जब पॉपुलेशन ग्रोथ इन चीजों से इफेक्ट होती है तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है विच इज ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम दैट वर्ल्ड फेसेस टुडे, और ये आज की दुनिया में हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, द कॉम्पिटिशन फॉर फूड, शेल्टर एंड वाटर, ये इंक्रीज कर जाता है. जब ये इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली मुल्क के हालात भी खराब होते हैं, मुल्क का डेथ रेट भी इफेक्ट होता है, और ये एक साइकिल है विच कंटिन्यूज, जिसमें या तो बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा या फिर डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा. बट इसका जो डिजास्टर्स इफेक्ट है वो ये आ सकता है कि अगर डेथ रेट बढ़ जाएगा तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, एंड जो अगर बर्थ रेट उस मुल्क का ज्यादा होगा तो वहां पे बच्चों की तादाद ज्यादा होगी, विच कैन इन द फ्यूचर बी अ गुड थिंग, बिकॉज यही जो जनरेशन है वो बड़ी होके आगे जाएगी. लेकिन जो डिजास्टर्स इफेक्ट है वो ये है कि अगर किसी का बर्थ रेट कम हो जाए और डेथ रेट ज्यादा हो जाए तो दरमियान में डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी कि बड़े उम्र के लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे और नए बच्चे जब पैदा नहीं होंगे तो वो लोग भी डेथ रेट की वजह से जब मरेंगे तो दरमियान में आवर पॉपुलेशन विल डिक्रीज डिजास्ट्रसली. तो उस कंट्री में फिर यंगर जनरेशन नहीं होगी. जब यंगर जनरेशन नहीं होगी तो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा. However, let's see the statistics. In 1900, world population was 1650 million. ठीक है, 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1650 मिलियन थी और आज it is 7 billion. Doesn't it justifies the overpopulation? प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली, फैक्टर्स डिस्कस कर लिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करते हैं और ये आगे क्या मुश्किलें पैदा कर सकता है. अब हम देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, इन मसाइल का हल क्या है. सबसे पहले लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ. लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ में वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस, लोगों में ये अवेयरनेस के ओवर पॉपुलेशन से उनका अपना जो खाना है वो कम हो जाएगा, हमारी मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी और मुल्क नेगेटिवली इफेक्ट होगा. सो दे नीड टू नो कि दे नीड टू कंट्रोल द बर्थ रेट. देन दे ऑल्सो शुड नो दैट देयर आर वेज to control that birth rate, and plus population growth will affect the available food, the living standards, the poverty. So गुर्बत कितनी है या किस तरह कंट्रोल की जानी चाहिए या किस तरह इफेक्ट करेगी ये जानना लोगों का बहुत जरूरी है. Then we talk about education and awareness. जब तक एजुकेशन एंड अवेयरनेस नहीं होगी वो इन सब चीज़ों से डायरेक्टली रिलेटेड है. जब तक हम इंसानों को या जो एक मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ बर्थ रेट, व्हाट इज़ डेथ रेट, या ये कैसे हमें इफेक्ट कर सकता है, तब तक, या बर्थ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते. तो दिस इज़ अ सजेस्टेड सोल्यूशन. ग्रोइंग मोर फूड. अब अगर हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते या अगर हम ये भी कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें अपने मुल्क में एग्रीकल्चरली ज़्यादा फूड ग्रो करना चाहिए. जब हम एग्रीकल्चरली ज्यादा फूड ग्रो करेंगे तो शायद हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर सकेंगे. एफिशिएंट फार्मिंग. अगर हम अपने रूरल तरीकों से, जैसे हम हल यूज किया करते थे जिसमें टाइम ज्यादा लगता था क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, अगर हम उसकी बजाय एफिशिएंट फार्मिंग ले आएंगे जिसमें भी टॉक अबाउट मैकेनाइजेशन, जिसमें हम मशीनें या ट्रैक्टर या फर्टिलाइजर ऐसी चीजें यूज करते हैं
तो एफिशिएंट फार्मिंग से विल बी एबल टू ग्रो क्विकली, हमारा टाइम फैक्टर कम हो जाएगा, हम ज्यादा जल्दी वही फसल उगा सकेंगे जो कि हम पहले मशीन के यूज की बजाय या जानवर को इस्तेमाल करके ज्यादा टाइम में उगाते थे. चेंजिंग ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अब ये इसी से रिलेटेड है. बिकॉज ट्रेडिशनल वे में ना फर्टिलाइजर यूज होता है ना कुछ होता है, तो अगर आप एक ही जगह पे बार बार फसल उगाई जाते हो तो वो जमीन जरखेज नहीं रहती. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्रॉप रोटेशन की बात करें. क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि अगर एक जमीन के हिस्से को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, विच इज लाइक दिस, अगर आप इमेजिन करो कि ये एक प्लॉट है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया और हमने उस पे 2 प्लॉट्स पे एक दफा उगाई फसल, और जब हमने फसल वहां से काट ली तो इसको उस टाइम पीरियड के लिए छोड़ के हमने फिर 2 और 4 पे उगा लिया, पहले 1 और 4 पे और फिर 2 और 3 पे. इस तरह हम अपनी जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं. सो देयर आर थिंग्स जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी एफिशिएंट फार्मिंग करें, एग्रीकल्चरल फीड इंक्रीज करें, ताकि फूड की जो कमी है या जो पॉवर्टी इज डेवलपिंग उसको हम केटर कर सकें. क्योंकि इंक्रीज पॉपुलेशन से देयर इज कंपटीशन फॉर फूड एंड ऑब्वियसली एक पॉवर्टी तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस कर रहे हैं. मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ एफिशिएंट मशीन्स, वाइल्ड फार्मिंग, ट्रैक्टर्स हो गए, अब तो और भी नई नई जदीद चीजें इजाद हो चुकी हैं जो कि हमारी एग्रीकल्चर में हेल्प करती है. गवर्नमेंट पॉलिसीज, हमारी हुकूमत क्या पॉलिसीज बनाती है और उनको कैसे इंप्लीमेंट करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है. क्यों? क्योंकि अगर हमारी हुकूमत पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे फॉर बर्थ कंट्रोल, ऑब्वियसली लोगों को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अबाउट फॉलोइंग लॉ एंड ऑर्डर. फिर हम अपने मुल्क से हंगर को कैसे खत्म कर सकते हैं, भूख को कैसे खत्म कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं, इन चीजों के लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बना के इंप्लीमेंट करे तो ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट करती है. तभी तो बाकी मुल्कों में या पाकिस्तान में भी चीजें कुछ हद तक अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन ओवर पॉपुलेशन इज स्टिल अ प्रॉब्लम. अभी मैं बात करी थी ओवर पॉपुलेशन की. चाइना ने कुछ साल पहले तक एक पॉलिसी इन्फोर्स की हुई थी जिसमें दे सेड कि 1 चाइल्ड पर फैमिली, कि एक फैमिली में सिर्फ एक चाइल्ड होगा. अब तो खैर उन्होंने वो पॉलिसी खत्म कर दी है, लेकिन उस पॉलिसी ने उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करने में बहुत हेल्प की थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एरिया अर्बन. इट्स अ सिंपल डेफिनेशन. लेकिन अर्बन और रूरल है क्या? अर्बन इज अ वे ऑफ लिविंग, जैसे हम सिटीज में रहते हैं, जैसे हम टाउन्स में रहते हैं. रूरल, लिविंग इन विलेजेस, लिविंग इन एरिया विच इज अवे फ्रॉम द डेवलप्ड सिटी विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक सिटी में रहना जहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं, जहां पे लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जहां पे आना जाना गाड़ियों पे, मोटर बाइक्स पे, बसेस पे होता है, रादर देन इन अ विलेज जहाँ पे रहन सहन बहुत सादा सा है. लोग ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, बैलों पे सफ़र करते हैं या बैलगाड़ी पे सफ़र करते हैं या गधा गाड़ी पे सफ़र करते हैं. इट्स एन एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग स्टाइल. ये जो 2 पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दे क्लियरली कन्वे कि अर्बनाइजेशन क्या है और एक विलेज में रहना और एक सिटी में रहने में क्या डिफरेंस है. नाउ इसकी भी एक हिस्ट्री है, वो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि 200 years ago लंदन, it was the largest city in world and it had fewer than 250,000 inhabitants. 200 साल पहले लंदन ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है. उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 250,000 थी, 1/4 मिलियन थी. आज दुनिया में 30 ऐसे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन 7 मिलियन से ज्यादा है. इट्स सच अ ह्यूज इंक्रीज. ऑब्वियसली टाइम फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, बट अगर आप देखें तो 250 मिलियन से 7 मिलियन पर सिटी, ये बहुत बड़ी इंक्रीज है. इन पाकिस्तान 7 cities with more than 1 million people are there. Karachi is mostly populated or is the most populated city with a population of 14 million. पाकिस्तान में 7 cities में 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है और कराची अकेले की पॉपुलेशन 14 मिलियन है. Does that answer the question?
क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था कि वाई इज कराची सो डेंसली पॉपुलेटेड, ये पॉपुलेशन है कराची की। रीजंस हमने अभी पहले डिस्कस किए हैं। दिस मूवमेंट फ्रॉम कंट्री साइड टू टाउन इज अर्बनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि अर्बनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और साथ में हम क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।